जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति के पाठ 4 के अंतर्गत हमने कई विषयों की जानकारी ली है, जिसमें हमने संपादकीय, फीचर लेखन, आलेख, विशेष रिपोर्ट, समाचार लेखन और उनसे संबंधित और भी जानकारियाँ ली, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि इनसे संबंधित सावधानियाँ क्या होती हैं, इनके लिए लेखन कैसे लिखा जाता है और इनमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसी पाठ से संबंधित जानकारियों को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस भाग में आज समझेंगे और यहाँ हमने उन उदाहरणों को लेने के लिए, समझने के लिए नवभारत टाइम्स का जो संपादकीय पेज है, जिसे एडिटोरियल पेज भी कहा जाता है, उसे हमने लिया है और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से लेख जो हैं वो कौन कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और हमें उसमें देखना है कि हमने उससे संबंधित जो सावधानियां देखी हैं या पहचान उनसे संबंधित समझे हैं वो कैसे हैं, वो यहाँ उनसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि समाचार पत्र में समाचार लेखन के अंतर्गत जो संपादकीय पेज होता है वो किसी भी समाचार पत्र की जान होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है। संपादक जो कि एक बेहतरीन रूप में सभी आंकड़ों के साथ जो वाजिब चीज़ होती है उसको सूचना के तौर पर देते हैं। अब आप यहाँ पर ये एक आर्टिकल देख सकते हैं, कोरोना का डर छोड़ दें और सहज रहें, देश में इससे बचाव के तमाम साधन उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है, जो कि यहाँ पर संपादक द्वारा पेश किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई कोई भी सूचना जो है उसको निष्पक्ष समझते हुए, निष्पक्ष मतलब जो कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने अनुसार या फिर अपने पर्सनल थॉट को नहीं देता है, यहाँ पर जो एक सूचना है और वो सूचना अपने जो सही रूप में कैसी है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। और ये इधर ये संपादक के जो विचार होते हैं वो यहाँ पर सूचना का वास्तविक रूप देते हुए पाठकों को उनकी रुचि के अनुसार दिया जाता है, क्योंकि अब आजकल के माहौल में ये सूचना लोगों को लेना, ग्रहण करना और इससे संबंधित सारी जानकारियां उन्हें लेना और उससे संबंधित उत्सुकता जो लोगों में है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने शुरू से ही पत्रकारिता से संबंधित और यहाँ जनसंचार से माध्यम से संबंधित हमने पाठ 1, 2, 3 और 4 में जितनी भी जानकारी ली है वहाँ हमने ये पढ़ा कि समाचार लेखन में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, सूचना वही दी जाती है जो समाज में अभी डिमांड में होती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर है। भाषा आप देख सकते हैं, भाषा का भी प्रयोग देखिए आप, बहुत ही सलीके से किया गया है कि यदि अगर समाचार पत्र को एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो भी, और एक अशिक्षित व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो उसको समझने लायक हो। तालाबंदी यानी लॉकडाउन, लॉकडाउन जो कि एक अंग्रेजी का शब्द है, तालाबंदी हिंदी का शब्द है, दोनों ही इस्तेमाल किए गए हैं जिससे कि अपनी सुविधा अनुसार और समझने की क्षमता के अनुसार कोई भी इसको समझ सके। तालाबंदी यानी लॉकडाउन की घोषणा हुए 1 महीना हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि समाचार लेखन में छोटे वाक्यों का प्रयोग और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए कि एक बात को साधारण तौर पर सीधे सीधे कह के एक कोमा लगा दिया गया, फिर आगे बढ़ा जा रहा है कि तालाबंदी की घोषणा को हुए 1 महीना हो गया है, फिर भी कोरोना पर काबू नहीं हो पा रहा है। पता नहीं 3 मई तक भी ये तालाबंदी खत्म होगी या नहीं, जो कि ये प्रश्न हर किसी के मन में चल रहा है। ऐसे में ज़्यादातर लोग घर बैठे बैठे क्या करें, और ये समस्या भी बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। किसी काम में उनका मन नहीं लगता, बीवी बच्चों से झड़पों के कई किस्से सुनने में आ रहे हैं। जो प्रवासी छात्र और मजदूर अधर में लटके हुए हैं, जो अधखुले छात्रावासों में रह रहे हैं या भीड़ भरे शरण स्थलों में अपना वक्त काट रहे हैं, उनकी परेशानियां भी बेशुमार हैं। यदि उनके खान पान की व्यवस्था किसी तरह हो जाती है तो भी उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपना दिन कैसे काटें। तो इस तरीके से ये एक एडिटोरियल पेज है किसी भी न्यूज़पेपर का, वो उसका एक निश्चित पेज होता है जहाँ उसी पेज पर आपको एक संपादकीय पेज मिलेगा और उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। तो ये यहाँ पर था एक संपादकीय पेज, जिसके अंतर्गत हमने जो संपादकीय विचार होता है वो उससे संबंधित एक आलेख देखा।
इसी पाठ के अंतर्गत हमने एक और विषय की जानकारी ली थी जिसे स्तंभ लेखन कहा जाता है। और स्तंभ लेखन होता है जहाँ एक वरिष्ठ जो लेखक होता है उसको एक कोना दिया जाता है अपने समाचार पत्र में, जहाँ वो लेखक सिर्फ अपने मन की ही बात कर सकता है, उसको इस चीज़ की आज़ादी है। और क्योंकि वो एक प्रसिद्धि अपनी हासिल कर चुका होता है, इसलिए उसको ये कोना इसमें समाचार पत्र में देखने को मिलता है। और आप कभी भी नवभारत टाइम्स के इस कोने में आकर देख सकते हैं कि ये जो है ये स्तंभ लेखन होता है। किसी लेखक जो कि अपनी एक प्रसिद्धि हासिल कर चुका होता है उसको अपना विचार प्रकट करने का यहाँ पर मौका दिया जाता है। और यहाँ आप देखेंगे संजय कुंदन नाम से ही आता है और ये है स्तंभ लेखन के अंतर्गत आने वाला लेख। रहना मन के भीतर। एक वरिष्ठ लेखक से बात हुई। मैंने कहा कि आजकल तो आप खूब लिख रहे होंगे। वे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि खूब लिखिए, अभी समय ही समय है, इसका उपयोग कीजिए, लेकिन लिखने का एकदम मन नहीं कर रहा क्योंकि मन स्थिर नहीं हो पाता, बस समय ऐसे ही गुजर रहा है। मुझे उन लेखक महोदय की बात एकदम सही लगी, लेकिन कोई मशीन तो है नहीं कि समय लिखते ही लिखना शुरू कर दे और लिखता ही चला जाए। हमारा दिमाग सचमुच बड़ा विचित्र है। हम और दिनों में फुर्सत मांगते रहते हैं, लेकिन जब फुर्सत मिल जाती है तो उससे भी ऊब जाते हैं। आजकल लॉकडाउन में यही हो रहा है। एक और बुजुर्ग ने बताया कि वे जब से रिटायर हुए हैं तब से आमतौर पर घर में ही रहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन से मन घबरा रहा है, लगता है सज़ा मिली हुई है। उन्होंने एक अहम बात कही कि आखिर नज़रबंदी सज़ा क्यों है? अगर लोगों को घर में बंद रहने में बड़ा मज़ा आता तो वे नज़रबंदी या जेल भेजे जाने को गलत क्यों मानते? हर कोई खुशी खुशी जेल चला जाता। यह दंड इसलिए है कि मनुष्य इसे लेकर सहज नहीं है। तो ये था स्तंभ लेखन, क्योंकि इसमें एक लेखक जो है अपने विचारों को प्रकट कर रहा है और इसमें लेखक को अपनी प्रसिद्धि के आधार पर यह मौका दिया जाता है और उसको ये आज़ादी होती है अपने विचारों को प्रकट करने का। शनिवार के एडिटोरियल पेज में इस अंश पर जहां हम ये देख रहे हैं आलेख, इस्तीफा हो या काम, सुर्खियों में रहा नाम। और इस तरीके से यहाँ पर दो मशहूर हस्तियों के बारे में बताया जाता है। वैसे ही शनिवार के न्यूज़पेपर में यहाँ पर इंटरव्यू दिया जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पाठशार में एक और लेख के विषय में जानकारी ली थी, जहां हमने देखा था कि विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक और आंकड़ों के साथ एक फीचर का ही प्रकार होता है जिसमें सभी गहराई से छानबीन किए हुए, खोजबीन किए हुए आंकड़ों के साथ जब एक सूचना दी जाती है तो उसके अंतर्गत जो ये आलेख आता है ये वो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यह बार बनाकर, जो रंगीन बार बने हुए हैं यहाँ पर, वो सारे आंकड़ों को यहाँ पर बयान कर रहा है और ये आलेख जो है उसी के अंतर्गत आता है। हमने फीचर लेखन के बारे में पढ़ा था और उसके भी कई प्रकार होते हैं। उसका कोई निश्चित विषय नहीं होता और ना ही उसका कोई निश्चित जो फॉर्मूला है, लिखने का तरीका है, वो होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि फीचर जो है कई प्रकार के होते हैं, व्यक्तिपरक भी होते हैं, आंकड़ों के साथ भी पेश किए जाते हैं। और इन आंकड़ों के साथ आप देख सकते हैं, हमने पिछले पाठों में भी पढ़ा था कि जहाँ खोज परक और वो वॉच डॉग और जो है आंकड़ों के साथ पेश किए जाती हैं कुछ सूचनाएं, उनसे संबंधित जानकारी भी जो है यहाँ पर ये उसी से संबंधित जो है ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। यहाँ पर है 6 राज्यों ने कहा बढ़ाई जाए पूर्णबंदी। 1975 अब तक की सबसे बड़ी संक्रमण संख्या, और ये है कोरोना से संबंधित आंकड़ों को लेकर दी गई न्यूज़। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में 1975 की वृद्धि हुई है। संक्रमित की संख्या में एक दिन में यह सबसे बड़ी वृद्धि है। इस बढ़ोतरी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 26,917 पहुंच गई है। एक दिन में 47 मौतों की पुष्टि के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 826 जा पहुंची है। हालांकि 24 घंटे में 704 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 5,913 पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 21.97% हुई है। अब आप देख सकते हैं ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, संक्रमित के रोजाना बढ़ते मामले तारीख के साथ 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24, 25 और 26 अप्रैल की। और ये आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं जो रोजाना ठीक होते हैं लोग, रोजाना की मृत्यु, शनिवार, रविवार और संक्रमितों की कुल संख्या। ये
पूरे आंकड़े जो है यहाँ पर ब्यौरे के साथ पेश किए गए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन और गहरी जानकारी के साथ जो है ये सूचना यहाँ पर दी गई है। खोज परख और जो सूचनाएं होती हैं और जहाँ जिनके लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उस आलेख के अंतर्गत आते हैं ये। आंकड़ों के साथ ही पेश होने वाला एक आर्टिकल ये भी है जहां पर सभी आंकड़ों को पेश करके आर्थिक संकट और भारत से संबंधित जानकारी दी गई है। देख सकते हैं एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर घटने की बात कही है, लेकिन इस वित्तीय संस्थान ने एक खास बात ये भी कही कि भारत के पास ऐसे मजबूत आर्थिक कारक है जिनकी ताकत के बल पर भारत अगले वित्त वर्ष 2021-22 में अपनी अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा सुधार कर सकता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से 2021-22 से संबंधित आंकड़े और पहले के जो आंकड़े हैं वो और सारी जानकारियों को साथ में दिया गया है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर या वित्त जो वर्ष है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था की जो जानकारी है पूरे आंकड़ों के साथ और गहरी खोजबीन छानबीन जो भी आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किए जा सकते हैं वो लिए गए हैं यहाँ पर। इस लेख को हम फीचर लेखन के अंतर्गत ले सकते हैं। महामारी के दौर में आगे आए युवा, मास्क से लेकर पहुंचा रहे खाना। महामारी के इस दौर में सभी लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। दिल्ली का यूथ भी इसमें पीछे नहीं है। कई इलाकों में युवा लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कोई ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचा रहा है तो कोई गलियों को सैनिटाइज करने में लगा है। वहीं कुछ ऑनलाइन से लेकर सड़कों तक लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सैनिटाइज का खर्चा अपनी जेब से दे रहे युवा। वेस्ट दिल्ली में कॉलोनियों को सैनिटाइज करने का काम तेजी से चल रहा है। सैनिटाइजेशन के लिए जहां एमसीडी नहीं पहुंच पा रही वहां टैगोर गार्डन के 25 युवाओं की टीम पहुंच रही है। यह टीम टैगोर गार्डन में बने सीआरपीएफ के कैंप से लेकर कई कॉलोनियों को सैनिटाइज कर चुकी है। इस टीम में एमबीए करने वालों के लिए से लेकर बिजनेस कर रहे युवा भी शामिल हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे एयरपोर्ट पर कार्गो कंपनी में काम कर रहे सिमरनजीत सिंह ने बताया कि हमने फीचर के अंतर्गत ये भी पढ़ा था कि किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए आलेख के साथ और फोटोज़ वगैरह के साथ आंकड़ों के साथ भी फीचर को प्रस्तुत किया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें सारी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भाषा से संबंधित जो हमें जानकारी दी गई थी कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके की जानकारी देते हुए सूचनाएं दी जाती हैं, समाचार लेखन किया जाता है। वो सारे के सारे यहाँ पर पाठ को एक बार फिर से दोहराते हुए इन उदाहरणों को साथ में चेक करते हुए चलने से आप पाठ बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे आप। रोजाना 500 मास्क बनवाकर बांट रही हैं दीपिका। न्यायिक अधिकारी दीपिका देशवाल रोजाना लोगों के बीच 500 मास्क बांट रही हैं। तो ये इस तरीके से ये भी एक फीचर लेखन के अंतर्गत आता है और ये इसको हम यहाँ पर आलेख के अंतर्गत लेंगे। बहुत हद तक आलेख और निबंध को जो है एक जैसा समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ही बारीक अंतर ये है कि आलेख जो है वो किस तरीके से हम जो निबंध हैं उसको पैराग्राफ वाइज लिखते हैं और उसमें एक निश्चित जानकारी देते हुए किसी भी विषय से संबंधित दी जाती है। लेकिन जो आलेख है उसमें निबंध की तरह ना लिखकर किसी निश्चित जो एक जानकारी है उसको ना बताते हुए यहाँ एक जो एक्चुअल यानी वास्तविक जानकारी है उसको बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पर है, मौसम ने बदला मिजाज, बिहार में बिजली गिरने से 12 मौतें, फसल को नुकसान। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों को आंधी के साथ बारिश हुई जिससे मौसम का मिजाज बदल गया। बिहार से बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की खबरें हैं। सारण, जमुई और भोजपुर में वज्रपात की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तेज बारिश हुई जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेतों में खड़ी फसल जमीन पर गिर पड़ी। यहाँ कई जिलों में अगले 2-3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर आदि कई जगह बारिश हुई है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि से सब्जियां खराब हो गई हैं।
तो इस तरीके से ये पाठशार से संबंधित जो कुछ हमने विषय पढ़े थे उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को हमने लेने की और समझने की कोशिश की है यहाँ पर। मैं आशा करती हूँ कि ये बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे।